हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। सही है। तो जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड का, ठीक है। सारे के सारे चैप्टर्स हम लोगों ने स्टार्ट किए हुए हमारे इस बैच में, एक नया बैच शुरू किया हुआ है। सही है। एक बैच ऑलरेडी हमारा कंप्लीटेड है हमारे मेन चैनल यानी जेआर ट्यूटोरियल्स वाले चैनल पे। तो जिस भी बच्चे को आगे की पढ़ाई करनी है वो जाके जेआर ट्यूटोरियल वाले चैनल पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके अपने वीडियोस देख सकते हैं। सही है। यहाँ पर हम लोग टोटली न्यू बैच शुरू कर रहे हैं और नए नए चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर रहे हैं लेक्चर बाय लेक्चर। सही है। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट 11th और 12th स्टैंडर्ड को। और 11th की अगर बात करें तो 11th में हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था बच्चों हमारा 6th लेसन जिसका नाम क्या है, बायोमोलिक्यूल। याद है ना? पिछले 3 लेक्चर से हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। सही है। तो आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल के बारे में जिसका नाम क्या है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों न्यूक्लिक एसिड के बारे में, कितने टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, किससे बनते हैं, कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, सब कुछ आज जानेंगे इस लेक्चर के अंदर। सही है। तो इस लेक्चर को पूरा देख लेना। ठीक है। आई नो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा बनने वाला है, मुझे अभी से पता है, बट इस लेक्चर को अगर आप पूरा देखते हो ना तो न्यूक्लिक एसिड के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग उससे आंसर कर पाओगे। ठीक है। समझ में आई बात? तो हर एक चीज आप लोग को आज यहाँ पे समझने वाली है। क्लियर है? स्टार्ट करें। ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर देना। ठीक है। अगर आप लोगों ने जेआर ट्यूटोरियल्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो इसे डाउनलोड जरूर से करके रखना अपने फोन के अंदर। सही है। क्वेश्चन पेपर, नोट्स इसके ऊपर आप लोग को मिलने वाले हैं, प्रैक्टिस पेपर्स सब इसके ऊपर मिलेंगे इस एप्लीकेशन के ऊपर। सही है। तो इसे डाउनलोड जरूर से करके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है। सही है। अगर आप लोग को मुझसे कुछ बातें करनी है, मेरे साथ जुड़ना है, सही है, मुझसे कोई डाउट पूछने हैं या आपका फीडबैक देना है तो बच्चों आप लोग आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। ये मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे मेंशन की है। आपको कोई भी डाउट होता है बायोलॉजी से रिलेटेड आप बिंदास आकर मुझसे मैसेज कर सकते हो, मुझसे वहां पे बातें कर सकते हो। सही है। चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो बायोमोलिक्यूल क्या होता है, मैंने आप लोग को लेक्चर नंबर 1 से बताया है बायोमोलिक्यूल के बारे में कि हमारे बॉडी में या फिर हमारे नहीं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की अगर हम लोग बात करें तो अगर उनके बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल तो कई प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं। सही है। तो जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किसी भी बॉडी के अंदर मिल रहे हैं उन मॉलिक्यूल्स को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। सही है। बायो का मतलब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। मॉलिक्यूल्स क्या है, दैट आर द जो कंपाउंड से आगे चल के फॉर्म होता है। सही है। जो कंपाउंड से आगे चल के चीजें फॉर्म होती है उसे हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। सही है। तो जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलते हैं हमारे बॉडी में उसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। सही है। मैंने आप लोगों को बताया था 2 प्रकार के बायो मॉलिक्यूल होते हैं। एक बायो मैक्रो मॉलिक्यूल जो कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जिनका जो साइज है वो 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है। सही है। और वहीं अगर हम लोग बात करें एक और टाइप होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मतलब क्या, छोटा छोटा साइज का होता है जिसका जो साइज होता है वो 1000 डाल्टन से कम होगा। सही बात है। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे। मैंने आपको बताया था प्रोटीन आते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल में। सही है। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो आते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल में। इसकी बातें ऑलरेडी हम लोग ने कर रखी है, प्रोटीन क्या होता है सब समझ रखा है। सही है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या थे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप थे ना, कार्बोहाइड्रेट की एक लंबी सी चेन को हम लोग पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। किससे बने होते हैं पॉलीसैकेराइड बच्चों? पॉलीसैकेराइड बने होते हैं आपके मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड से। मोनोसैकेराइड को ही अगर आप एक लंबी सी चेन में अरेंज कर दोगे, पॉलीमर बना दोगे, पॉलीमर समझते हो ना, बहुत ही छोटे 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 यूनिट अगर एक साथ अरेंज हो जाते हैं उसको हम लोग पॉलीमर बोलते हैं। सही है। तो पॉलीमर ही क्या है आपका, पॉलीसैकेराइड है जिसमें एक मॉलिक्यूल क्या है आपका, मोनोमर है। समझ रहे हो? ठीक है। एक मॉलिक्यूल को मोनोमर बोलते हैं तो यहां पे मोनोमर क्या है आपका, मोनोसैकेराइड। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो आपका मोनोसैकेराइड छोटा है लेकिन अगर उसी से जुड़ जुड़ के बड़ा सा एक कंपाउंड बना दोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज पॉलीसैकेराइड। ये दोनों की बातें हम लोग ने ऑलरेडी कर रखी है। हम लोगों ने बच्चों लिपिड की बातें कर ली थी लास्ट वाले लेक्चर में। आपको बताया था कि लिपिड भी इसी कैटेगरी के अंदर इंक्लूड होता है आपके मैक्रोमोलिक्यूल में। सही है। अभी हम लोग को इस लेक्चर में स्टार्ट करना है हमारे न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में हमारे डीएनए, हमारे आरएनए, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। सही है। तो आ जाओ बात करना शुरू करते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अब देखो यहां से आपको एक चीज पता चलेगी कि आपके जितने भी न्यूक्लिक एसिड हैं, ध्यान से सुनेंगे बच्चों यहां से लेक्चर को, आपके जितने भी न्यूक्लिक एसिड हैं वो भी क्या है, एक टाइप के पॉलीमर ही हैं। ठीक है। जिन बच्चों को पॉलीमर का मतलब नहीं पता उन्हें बताता हूं। देखो अगर मैं बात करूं पॉलीमर की, ठीक है, तो पॉलीमर क्या होते हैं, एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स की रिपीटिंग यूनिट को हम लोग पॉलीमर कह देते हैं। जैसे मान लो आपका कोई एक कंपाउंड है, ठीक, सही है, ठीक है, फिर वही कंपाउंड दूसरे सिमिलर उसके जैसे दिखने वाले कंपाउंड से ज्वाइन हो रहा है,
फिर एक और कंपाउंड से ज्वाइन हो रहा है, एक और कंपाउंड से ज्वाइन हो रहा है, समझ रहे हो। तो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक लंबी सी चेन बनाते हैं, दिख रहा है यहाँ पे, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आकर मिलकर क्या बना रहे हैं, एक लंबी सी चेन बना रहे हैं। इस पूरी लंबी सी चेन को, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पॉलीमर कहते हैं। सही है, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीमर। पॉलीमर क्या है, कुछ छोटे 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 चीजों से मिलकर क्या बनता है, आपका एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनता है, दैट इज नथिंग बट योर पॉलीमर। सही है, अब इस पॉलीमर में जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, इन्हें क्या कहेंगे हम लोग बच्चों, तो ये जो एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल, ये वाला एक मॉलिक्यूल, ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे मोनोमर, व्हाट वी कॉल मोनोमर। सही बात है, तो मतलब मोनोमर, बहुत सारे मोनोमर से मिला के आपका पॉलीमर बनता है, बहुत सारे मोनोमर मिलाकर क्या बनता है, आपका पॉलीमर बनता है। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है, ठीक है। बहुत सा, एक लंबी सी चेन है, एक छोटे से स्ट्रक्चर की रिपीटिंग यूनिट है, एक लंबी सी चेन बन गई है, उस लंबी सी चेन को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, पॉलीमर। सही है, और वो जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है जो आके एक साथ में अटैच हुए हैं, चेन में अटैच हुए हैं, उन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को सिंगली क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोमर। तो ये भी एक मोनोमर है, ये भी एक मोनोमर है, ये भी एक मोनोमर है, ये भी एक मोनोमर है। सही बात है, और ये सारे मोनोमर आके ज्वाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, पॉलीमर बना रहे हैं। सही है, तो यही चीज हम लोग ने देखी थी, हम लोग ने बात की थी कि आपका प्रोटीन भी एक टाइप का पॉलीमर ही है। सही है, प्रोटीन किससे बनता है बच्चों, मैंने आपको समझाया था, प्रोटीन बनता था अमाइनो एसिड से। सही बात है, आपका जो प्रोटीन था वो किससे बनता था, अमाइनो एसिड से बनता था। सही है, फिर मैं बात करूं पॉलीसैकेराइड की, पॉलीसैकेराइड अभी मैंने आप लोगों को बताया ये किससे बनता है, मोनोसैकेराइड से। सही है, तो पॉलीसैकेराइड एक पॉलीमर है, तो मोनोसैकेराइड क्या है, एक मोनोमर है। सही बात है, आपका प्रोटीन एक पॉलीमर है, तो आपका अमीनो एसिड क्या है, एक मोनोमर है। सिमिलरली जो न्यूक्लिक एसिड है ना, न्यूक्लिक एसिड इज ऑल्सो अ पॉलीमर। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या है, इट इज ऑल्सो अ पॉलीमर। समझ रहे हो, और ये किससे बना हुआ है बच्चों, ये बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड से। किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लियोटाइड यहां पे क्या कहलाएगा, मोनोमर कहलाएगा बच्चों। समझ रहे हो, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड यहां पे क्या कहलाएगा, मोनोमर कहलाएगा। अगर मैं बात करूं न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ऐसे आके एक लाइन से अटैच हो जाएंगे। ठीक है, एक लाइन से क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। इस पूरे स्ट्रक्चर में क्या कहूंगा, इट इज अ न्यूक्लिक एसिड। सही बात है, और इसमें जो आपका एक मॉलिक्यूल है, ये जो एक मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर आपका डीएनए बना, आपका न्यूक्लिक एसिड बना हुआ है, कहने का यह तात्पर्य है। सही है, अब अगर हम लोग बात करें बच्चों, यहां पे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, इसके आगे की जितनी बातें हैं ध्यान से सुनेंगे। अभी आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आई होंगी। सही है, अब यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखो, सो इट इज अ न्यूक्लिक एसिड। क्या है ये बच्चों, न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड आप लोग को देखने मिलेंगे, या फिर पूरे दुनिया में सिर्फ आपको दो ही प्रकार के न्यूक्लिक एसिड आप लोग को देखने के लिए मिलते हैं। एक है डीएनए और एक है आरएनए। नाम तो सुना ही होगा आप लोग ने, ठीक है। एक है डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, या फिर डाई नहीं बोलते, डीओ बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। यहां तक क्लियर है, ठीक है। सो दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हमको देखने के लिए मिलते हैं। सही बात है, सही बात है। तो यहां पे देखो बच्चों, क्या मैं कह सकता हूं कि आपका ये जो न्यूक्लिक एसिड है, इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या मैं कह सकता हूं आपका ये जो न्यूक्लिक एसिड है, इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कैन आई से दिस, कह सकता हूं ना बच्चों। न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड इज अ मोनोमर, न्यूक्लियोटाइड इज अ मोनोमर। सही बात है, तो वही बात हुई ना। देखो, अगर इस मोनोमर की एक लंबी सी चेन बना दूं तो मैं कह सकता हूं इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब क्या, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड। पॉली मतलब क्या, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आकर एक साथ अरेंज हो चुके हैं। सही है, सो आई कैन से कि ये जो आपका न्यूक्लिक एसिड है, इट इज नथिंग बट योर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सही बात है, ठीक है, इट इज नथिंग बट योर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो इसका मतलब यही है बच्चों कि आपका जो न्यूक्लियोटाइड है वो एक साथ अरेंज हुआ है एक मैनर में, ऐसे एक चेन में अरेंज हुआ है, एक चेन में अरेंज हुआ है, और इसी से आपका क्या बन रहा है, न्यूक्लिक एसिड बन रहा है। मैंने आपको दो बताया न्यूक्लिक एसिड, एक है आपका डीएनए और एक है आपका आरएनए। सही है, तो बारी बारी से हम लोग दोनों की स्टडी करेंगे।
पहले हम लोग डीएनए के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, बाद में हम लोग आरएनए के ऊपर जाएंगे। सही है। तो अगर आपको डीएनए या फिर आरएनए या फिर मान लो आपको न्यूक्लिक एसिड की स्टडी करनी है, अगर आप लोगों को न्यूक्लिक एसिड को पढ़ना है तो उसके पहले आप लोगों को किसको पढ़ना पड़ेगा बच्चों? न्यूक्लियोटाइड को पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं न्यूक्लियोटाइड बनाना सीख लूं, अगर मुझे पता है कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा है, तो मैं उन न्यूक्लियोटाइड को एक चेन में अरेंज करके आपका न्यूक्लिक एसिड बना सकता हूं। सही बात है, कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं ना मैं, सिंपल सी बात है बच्चों, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। मैं क्या बोला कि अगर आप लोग को पूरे डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है, मान लो आपको पूरे डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है। अब डीएनए किससे बना हुआ है? मैंने आपको बताया कि आपका डीएनए बना हुआ है न्यूक्लिक एसिड की चेन से। बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड, सॉरी, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड नहीं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आके आपस में क्या हुए हैं? अटैच हुए हैं। सही बात है। और वही आगे चल के क्या बना रहे हैं? आपके डीएनए बना रहे हैं या फिर आपका आरएनए बना रहे हैं। तो अगर मुझे इस डीएनए की स्टडी करनी है, सबसे पहले मुझे इस न्यूक्लियोटाइड को पढ़ना पड़ेगा। सही है। अगर मैंने एक न्यूक्लियोटाइड बनाना सीख लिया, अगर मैंने दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाना सीख लिया, तो मैं आपस में उसे लिंक करके आपका डीएनए या फिर आपका आरएनए बना सकता हूं। कोई गलत बात है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? आपके न्यूक्लियोटाइड को पढ़ेंगे। आपके न्यूक्लिक एसिड में सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियोटाइड को पढ़ना सीखेंगे, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, देखेंगे हम लोग न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। सही बात है। ये सारी चीजें हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। और एक बात जान लो बच्चों, ये जितने भी न्यूक्लिक एसिड हैं, चाहे आप डीएनए की बात कर लो, चाहे आप आरएनए की बात कर लो, ये सारे के सारे एसिडिक होते हैं। ठीक है। ये 2 पॉइंट आप लोग को याद रखना है। जितने भी न्यूक्लिक एसिड हैं सारे के सारे एसिडिक इन नेचर होते हैं और दे आर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। समझ में आ रही है बात? ठीक है। यहां पे भी लिख लो एसिडिक इन नेचर। तो ये 2 चीजें आप लोग को याद में रखनी है। कौन सा? एसिडिक इन नेचर। आपका जो डीएनए है, आपका जो आरएनए है, इट इज एसिडिक इन नेचर एंड इट इज नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। आप कैसे याद कैसे रखोगे? मान लो आप याद रख लो डीएनए को, ठीक है, इस डीएनए वर्ड याद हो जाएगा आपको। इस डीएनए से आप याद रखो डी से डीएनए, एन से नेगेटिवली चार्ज और ए से एसिडिक इन नेचर। याद हो जाएगा। ठीक है। डी से डीएनए, डीएनए आपका क्या होता है? डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज होता है और एसिडिक इन नेचर होता है। सिंपल सी बात है, याद हो जाएगा। चलो आज हम स्टडी करते हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड की। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों हमारे न्यूक्लियोटाइड के बारे में। न्यूक्लियोटाइड जो है ना बच्चों, वो 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। ध्यान से सुनेंगे, सब समझ में आएगा। आपका जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? सबसे पहला है बच्चों आपका राइबोज शुगर। सबसे पहला है आपका राइबोज शुगर। याद करो, जब मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 में शुगर्स पढ़ाए थे, यानी कार्बोहाइड्रेट पढ़ाए थे, तो मैंने आपको बताया था देयर आर शुगर कॉल्ड मोनोसैकेराइड, देयर आर शुगर कॉल्ड डाइसैकेराइड, देयर आर शुगर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स। बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है। फिर हम मैंने आप लोगों को बात की थी कि जो मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड में अगर 3 कार्बन है तो ट्रायोस, ठीक है, 4 कार्बन है तो टेट्रोस, 5 कार्बन है तो पेंटोस। सही बात है। 5 कार्बन है तो क्या कहते हैं उसे हम लोग? पेंटोस शुगर। फिर मैंने आपको पेंटोस शुगर में एक एग्जांपल दिया था बच्चों, दैट इज राइबोस का। याद है? तो इसका मतलब यहां से हमको एक चीज समझ में आती है कि जो पेंटोस शुगर है इसके अंदर कितने कार्बन है भैया? 5 कार्बन है। सही है। बिकॉज इट इज अ पेंटोस शुगर। कैन आई से यहां पे मैं यहां लिख दूं राइबोस इज अ पेंटोस शुगर। सही बात है। ठीक है। इट इज अ पेंटोस शुगर, दैट्स व्हाई इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। तो ये हम लोग पढ़ क्या रहे बच्चों? हम लोग पढ़ रहे डीएनए। अभी हम लोग सबसे पहले डीएनए बनाना सीख रहे हैं। अभी तक हम लोग ने आरएनए की बात नहीं, आरएनए की बात हम लोग करेंगे। देखो डीएनए की और डीएनए में और आरएनए में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। डीएनए और आरएनए प्रोबेबली थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, बाकी पूरा का पूरा सेम है। सही है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले अगर आप लोग डीएनए समझोगे तो आप लोगों को आरएनए समझना इजी हो जाएगा। सही है। तो पहले हम लोग समझते हैं डीएनए के बारे में। अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए में चेंज होता है बच्चों शुगर मॉलिक्यूल। आरएनए में जो शुगर है वो राइबोज मॉलिक्यूल है, जो अभी मैंने आप लोगों को लिखाया है। लेकिन अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए में ये शुगर मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है और इसका नाम पड़ जाता है बच्चों डीऑक्सीराइबोज। ठीक है। अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए में हम लोग कौन सा शुगर यूज करेंगे? डीऑक्सीराइबोज यूज करेंगे। आरएनए में कौन सा शुगर यूज करेंगे? राइबोज शुगर यूज करेंगे। सही है। तो कैसे याद रखोगे आप लोग? आप लोग याद रखोगे बच्चों, देखो डीऑक्सीराइबोज डी से स्टार्ट हो रहा है और डीएनए भी डी से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों एक साथ है।
डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस। आरएनए आर से स्टार्ट हो रहा है और राइबोस भी आर से स्टार्ट हो रहा है, सही है। तो आरएनए के अंदर राइबोस, आरएनए के अंदर राइबोस, याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं डीएनए की, तो डीएनए में बच्चों जो पेंटोस शुगर है दैट इज नथिंग बट योर डीऑक्सीराइबोस शुगर। देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, उसके अंदर से सिर्फ हम लोग एक ऑक्सीजन निकाल देते हैं। आपका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ना राइबोस का, उस राइबोस के स्ट्रक्चर में से अगर आप एक ऑक्सीजन रिमूव कर दो तो वो डीऑक्सीराइबोस बन जाएगा। डीऑक्सी मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल, यही होता है ना। डीऑक्सी का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर आप एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दोगे राइबोस के स्ट्रक्चर में से, तो हम उसे क्या कहेंगे, इट इज अ डीऑक्सीराइबोस। समझ में आई बात, ठीक है। तो डीएनए जो आपका न्यूक्लियोटाइड है वो 3 चीजों से मिलकर बना है, एक की बात हम लोग ने कर ली। दूसरा आ जाओ, दूसरा होता है बच्चों नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस बच्चों ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर नाइट्रोजन लगा हुआ रहता है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी। एक्चुअल में 2 टाइप के नाइट्रोजनस बेस है, 2 ग्रुप है, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ इतना याद रखो कि एक आपका क्या था, राइबोस शुगर, दूसरा आपका क्या है, नाइट्रोजनस बेस। थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप, थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। मतलब आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच है इस शुगर से, समझ रहे हो। अगर जब इसका स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना तो कैसा स्ट्रक्चर होता है पता है, आपका बीच में राइबोस शुगर होता है, इस साइड में वो राइबोस शुगर आपका नाइट्रोजन बेस को पकड़ा होगा, और इस साइड में आपका जो राइबोस शुगर है वो फॉस्फेट ग्रुप को पकड़ा होगा। ऐसे करके आपका न्यूक्लियोटाइड बनता है, सही है। तो अभी इतना समझ में आ गया, अभी इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अभी तक मैंने क्या बताया है कि आपका जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 चीजों से बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बनता है। अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए के अंदर जो शुगर यूज होगा वो कौन सा शुगर है, डीऑक्सीराइबोस है। ये भी पेंटोस शुगर ही, बट इट इज अ डीऑक्सीराइबोस शुगर, सही है। एक होता है आपका नाइट्रोजन बेसिस, बताऊंगा मैं आपको क्या होता है, और एक होता है हम लोग का फॉस्फेट ग्रुप। समझ में आ रही बात, ठीक है। एक होता है क्या है अपना फॉस्फेट ग्रुप, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग बनाना शुरू करते हैं इस स्ट्रक्चर को, पेंटोस शुगर के स्ट्रक्चर को, और उसके बाद उसके अंदर हम लोग चीजें धीरे धीरे अटैच करेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो, नॉर्मल राइबोस का स्ट्रक्चर बनाओ। मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया था राइबोस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहां पे एक ऑक्सीजन होता है, सही है, फिर यहां से ऐसे 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 और ऐसे, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर था, सही है। और यहां पे जो हर कोना है, ये जो एज है ना, ये हर एज इंडिकेट करता है एक कार्बन को। मतलब यहां पे भी एक कार्बन होगा, यहां पे भी एक कार्बन होगा, यहां पे भी एक कार्बन होगा, और यहां पे भी एक कार्बन होगा, सही है। बट इसको ऐसे दिखाते नहीं है जनरली। आपका जो हर एक एज है ये किसको डिनोट कर रहा है, आपके कार्बन को डिनोट कर रहा है, और बीच में आपका क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, सही है। कितने ऑक्सीजन होने चाहिए पेंटोस शुगर में, सॉरी कितने कार्बन होने चाहिए, 5 कार्बन होने चाहिए, गिनना है, ठीक है। 5 कार्बन होने चाहिए। कितने कार्बन है यहां पे गिनो, एक कार्बन यहां पे, सेकंड यहां पे, थर्ड यहां पे, फोर्थ यहां पे, ठीक है। 4 ही कार्बन है। 5वां कार्बन का है, 5वां कार्बन बच्चों इस चौथे कार्बन के ऊपर से ऐसे अटैच होता है, पढ़ा है ना। और यहां पे ऐसे एक H यहां, एक H यहां, और यहां पे क्या लगा हुआ रहता है, OH ग्रुप, क्लियर है, सही है। अब देखो यहां पे भी OH लगा रहता है, OH और H, ठीक है। अगर मैंने OH ऊपर लगाया है तो ये कौन सा राइबोस बनेगा, ये बनेगा बीटा राइबोस। याद करो, अगर यही OH नीचे लगा हुआ रहता तो ये कौन सा राइबोस बनता, अल्फा राइबोस बनता, क्लियर है, ठीक है। यही जो OH है अगर ये नीचे लगा हुआ रहता तो ये कौन सा राइबोस बनता, अल्फा राइबोस बनता। लेकिन अभी मैंने कौन सा राइबोस बनाया है, इट इज अ बीटा राइबोस, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। फिर क्या होता है, यहां पे एक OH रहता है, यहां पे एक H रहता है, सिमिलरली यहां पे एक OH रहता है, यहां पे एक H रहता है, और यहां पे एक H रहता है, सही है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर राइबोस। राइबोस का स्ट्रक्चर ये मानते हो कि नहीं, लेक्चर नंबर 2 में मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कैसे आता है, वो सब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर राइबोस। पर याद रखना है, हम लोग डीएनए पढ़ रहे हैं और डीएनए में राइबोस नहीं है बच्चों, डीएनए में है डीऑक्सीराइबोस। मतलब हमें एक ऑक्सीजन को यहां से फुर्र करना पड़ेगा, उड़ाना पड़ेगा, सही है। तो यहां से कौन सा ऑक्सीजन उड़ेगा, सवाल ये है कौन सा ऑक्सीजन उड़ेगा। ऑक्सीजन हमेशा बच्चों सेकंड नंबर के कार्बन वाला उड़ता है। ये वाला ऑक्सीजन यहां से निकल जाएगा, ठीक है, और यहां पे सिर्फ बचा रहेगा आपका H। ये जो स्ट्रक्चर बना है इट इज अ डीऑक्सीराइबोस, इट इज अ बीटा डीऑक्सी
राइबोज। क्लियर है? डीऑक्सी क्यों? मतलब हम लोग ने एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, ऑक्सीजन को रिमूव किया, दैट्स व्हाई डीऑक्सी। और ये आपका नॉर्मल ग्रुप कौन सा था? राइबोज था, दैट्स व्हाई इट इज अ राइबोज। बीटा क्यों है? मैंने आपको बताया है, अगर OH मॉलिक्यूल इस साइड का कार्बन नंबर 1 का OH मॉलिक्यूल अगर ऊपर लगा है तो बीटा, अगर ये नीचे लगा हुआ होता था अल्फा। अभी हम लोग बीटा इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है? समझ में आ रही है बात? तो इसको मिटा देते हैं, अब ये कुछ काम का नहीं है। अभी हमारे काम का क्या है? बीटा, अरे ये भी मिट गया। अभी हमारे काम का है बीटा डीऑक्सी राइबोज। क्लियर है? इसको यहां पे लिख देते हैं, दिस इज द डीऑक्सी राइबोज। अब हमें कौन कौन सी चीजें और अटैच करनी है? दो चीजें हैं यहाँ पे, एक है बच्चों नाइट्रोजनस बेस और एक है आपका फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है? तो होता क्या है देखो, सबसे पहले आपका ये जो OH है, ये वाला जो OH है, कार्बन नंबर का जो 1 वाला जो OH है, ये रिप्लेस हो जाता है, ये रिप्लेस हो जाता है किससे? आपके नाइट्रोजनस बेस से। इससे रिप्लेस हो जाता है बच्चों आपके नाइट्रोजनस बेस से। क्या होता है नाइट्रोजनस बेस? अभी पढ़ाऊंगा, आगे लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है? अभी इतना समझ के रखो कि यहां पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेस। सही है? और जिस बॉन्ड से आपका नाइट्रोजनस बेस और ये कार्बन लिंक होते हैं, दिख रहा है? ये वाला जो कार्बन नंबर 1 है, ये डायरेक्टली अब लिंक किससे है? इस नाइट्रोजनस बेस से। तो जिस बॉन्ड से आपका कार्बन इस नाइट्रोजनस बेस से लिंक होता है, इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं बच्चों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इट इज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। स्पेलिंग देख चेक कर लेना एक बार, शायद यहां पे ऐसा आएगा, चेक कर लेना, ठीक है? एक बार चेक कर लेना, ठीक है? सो इट इज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहां लगता था? मैंने आप लोगों को बताया था ना, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके अंदर ये लगता था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सही है? तो यहां पे भी देख लो, यहां पे सिंपल सी बात है, क्या है यहाँ पे? ये जो आपका कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है? आपके कार्बोहाइड्रेट का ही कार्बन है ना, दैट्स व्हाई इट इज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट है? बताओ, वापस बताओ एक बार। चलो एक बार वापस सीखते हैं हम लोग। क्या बोला मैंने बच्चों? क्या बोला मैंने बच्चों? अभी तक यहां तक मैंने आपको बताया है कि आपका जो पेंटोज शुगर है, कौन सा पेंटोज शुगर मतलब क्या होता है? 5 कार्बन वाला शुगर, ठीक है? 5 कार्बन वाले शुगर को हम लोग पेंटोज शुगर बोलते हैं। कौन सा पेंटोज शुगर हम लोग यूज कर रहे हैं? हम लोग यूज कर रहे हैं राइबोज। सही है? तो मैंने आप लोगों को राइबोज का स्ट्रक्चर बना के दिखाया। फिर मैंने आपको बताया कि हम लोग ने OH को ऊपर साइड लगाया है, दैट्स व्हाई इट इज अ बीटा राइबोज। सही बात है? फिर मैंने आपको बताया कि हमें राइबोज नहीं चाहिए डीएनए बनाने में। डीएनए में और आरएनए में ये एक फर्क होता है, ये वन ऑफ द एक फर्क है कि आरएनए में राइबोज शुगर यूज करते हैं हम लोग और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर यूज करते हैं हम लोग। तो मुझे इसको डीऑक्सी बनाना था, तो मैंने क्या किया? सेकंड नंबर वाला जो ऑक्सीजन था उसे गायब कर दिया। सेकंड नंबर वाला ऑक्सीजन बाहर निकल गया और इस स्ट्रक्चर को मैं क्या कहने लगा? इट इज अ डीऑक्सी राइबोज। तो हमारा पहला काम हो गया, पहला काम हम लोग ने कर दिया, हमने डीऑक्सी राइबोज बना दिया। फिर दूसरा काम क्या था भैया? नाइट्रोजनस बेस लगाना। तो हम लोग ने यहां पे एक नाइट्रोजनस बेस लगा दिया। नाइट्रोजनस बेस हमेशा ध्यान में रखना बच्चों, नाइट्रोजनस बेस हमेशा फर्स्ट कार्बन से लिंक होगा, ठीक है? और जिस बॉन्ड से, मान लो ये आपका नाइट्रोजनस बेस है और ये मैं आपका राइबोज हूं, तो जिस बॉन्ड से आपका राइबोज नाइट्रोजनस बेस से लिंक होगा, उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सही बात है? इतना स्ट्रक्चर समझा? इस स्ट्रक्चर को बच्चों, इतने स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं बच्चों न्यूक्लियोसाइड। हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। समझ में आई बात? अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड, टाइड नहीं बना अभी तक, अभी तक सिर्फ और सिर्फ साइड बना है। साइड क्यों? क्योंकि हम लोग ने फास्फोरस को साइड कर दिया, ठीक है? सिर्फ याद रखने का तरीका है सिंपल सा, राइबोज शुगर और आपके नाइट्रोजनस बेसिस को अगर आप मिलाते हो तो वहां पे क्या बन जाता है? आपका न्यूक्लियोसाइड। इसको लिख ले कहीं पे, इसको लिख लेते तो बेटर होगा, ठीक है? क्या क्या बोला मैंने अभी आप लोग को? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस। क्या बोला मैंने? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस मिलकर क्या बनते हैं? न्यूक्लियोसाइड। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है? न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या? आपका शुगर, यानी आपको कौन सा शुगर का पार्ट था? कौन सा शुगर की बात हो रही है यहाँ पे? डीऑक्सीराइबोज की शुगर की बात हो रही है अगर हम लोग डीएनए में बात करेंगे। अगर आरएनए में बात करेंगे तो राइबोज शुगर की बात हो रही है। सही है? क्या होगा ये? न्यूक्लियोसाइड। यहां तक समझा? अब नेक्स्ट हमें थर्ड चीज अपनी अटैच करनी है। नेक्स्ट थर्ड चीज, व्हाट इज द नेक्स्ट थर्ड चीज? दैट इज अवर फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप कौन सा अटैच करते हैं बच्चों? हम लोग फॉस्फेट ग्रुप अटैच करते हैं H3PO4।
क्या अटैच करते हैं? H3PO4. व्हाट इज दिस? दिस इज द फॉस्फोरिक एसिड. दिस इज द फॉस्फोरिक एसिड. ठीक है, ये एक इनऑर्गेनिक एसिड है, ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं है बच्चों. ठीक है, इट इज अ, कहां लिखे? इट इज अ इन ऑर्गेनिक एसिड. बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो ये कौन सा एसिड है? इनऑर्गेनिक एसिड है. कौन सा एसिड? जिसका नाम क्या है? H3PO4. स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसका? देखो, स्ट्रक्चर बनाना एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है स्ट्रक्चर बनाना. पहले क्या बना दो? पहले सेंटर में P बना दो, बन जाएगा. ठीक है, आपका फॉस्फोरस ग्रुप है वो सेंटर में बना दो. अब कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है. तो 4 ऑक्सीजन 4 साइड लगाना है. एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां और एक ऑक्सीजन यहां. सही बात है. कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है. तो आपको हाइड्रोजन पहले बांट देना है 3 को. एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो. अब 3 हाइड्रोजन बच गए. आपका 3 हाइड्रोजन तो थे वो बढ़ गए. बचा कितना? एक ही ऑक्सीजन जिसको हाइड्रोजन नहीं मिला. तो इसके ऊपर आप लगा दो डबल बॉन्ड. के ऊपर क्या लगाना है हमें? डबल बॉन्ड. सही है. तो ये स्ट्रक्चर है आपके फॉस्फोरिक एसिड का. अब यही फॉस्फोरिक एसिड कहां पे अटैच होगा? इस साइड पे अटैच होगा. ठीक है, आपका ये फॉस्फोरिक एसिड अब इस साइड पे अटैच होगा. तो बना लें, बना लें. ऐसे बनेगा और यहां पे O के साथ डबल बॉन्ड. दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ, आ रहा है कैमरे में पूरा. सही है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर फॉस्फोरिक एसिड. ये H है, दिस इज द H. समझ में आई बात? ठीक है, तो ये वाला आपका फॉस्फोरिक एसिड अब इससे आगे चल के बॉन्ड फॉर्मेशन करने वाला है. सही है. अब देखो क्या होगा, क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है, ये एसिड है तो एसिड अपना OH देगा. एसिड है तो एसिड क्या देगा? अपना OH दे देगा. ये है अल्कोहल, देख रहे हो? ये वाला जो ग्रुप है ये क्या है? अल्कोहलिक ग्रुप है. तो ये क्या देगा? अपना H देगा. HOH यहां से बच्चों निकल जाएगा बाहर. HOH यहां से क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा. सही है, हमेशा याद रखना आप लोग को, H और OH हमेशा क्या निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे. जैसे ही दोनों बाहर निकले, क्या बचा है यहां पे? ध्यान से सुनेंगे. देखो, H निकल गया, OH निकल गया फॉस्फोरस से, और यहां से आपका H निकल गया आपके इस कंपाउंड से. तो बचा क्या? यहां पे O बचा. तो इस O के साथ इस फॉस्फोरस का क्या बन जाएगा बच्चों? बॉन्ड बन जाएगा. समझ रहे हो? इस फॉस्फोरस का इस O के साथ क्या बन जाएगा? इस फॉस्फोरस का इस O के साथ क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा. सही है. और यहां से निकला क्या? यहां से निकला बच्चों वाटर मॉलिक्यूल, OH और H निकला. तो H और OH मिलकर क्या बनते हैं? H2O बनाते हैं. दैट इज योर वाटर मॉलिक्यूल. यहां से बाहर निकल गया. सही है. अब याद करो, मैंने आपको लिपिड में समझाया था, लिपिड मैंने आपको सिखाया था लास्ट वाले लेक्चर में कि जब भी एसिड और अल्कोहल के बीच में, जब भी एसिड और अल्कोहल के बीच में बॉन्ड बनता है तो वो कौन सा बॉन्ड बनता है? इट इज अ ईस्टर बॉन्ड. उस प्रोसेस को हम लोग ईस्टरिफिकेशन कहते थे. याद है? ईस्टरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ ईस्टर बॉन्ड. तो आप लोग देखो, ईस्टर बना. यहां पे ईस्टर क्या होता है? पढ़ा होगा ईस्टर, RC डबल बॉन्ड OR डैश, कुछ ऐसी होता है ईस्टर. ठीक है. सो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर हम लोग को यहां पे भी देखने के लिए मिल रहा है. सही बात है. लेकिन यहां पे एक डिफरेंस है बच्चों. यहां पे एक डिफरेंस है कि जहां पे आपका ये C डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता था, इस स्ट्रक्चर में आपका ये P डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा. ठीक है. यहां पे क्या था? आपका C अटैच होता था डबल बॉन्ड के साथ, लेकिन यहां पे कौन अटैच हो रहा है? आपका P अटैच हो रहा है. दैट्स वाई इस बॉन्ड को हम लोग फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड कहेंगे. ठीक है. ये खाली ईस्टर नहीं है बच्चों, ये है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड. क्लियर है? बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड होता है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड नहीं होता. फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड बच्चों आगे बनेगा. अभी ये जो बॉन्ड है इट इज अ फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड. ठीक है. डाइस्टर बॉन्ड कब बनेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा. अभी इतना समझ में आ गया? अभी इतना समझ में आ गया? देखो, इन दोनों को मिलाकर हम लोग ने न्यूक्लियोसाइड कहा था, पर आप जब इन तीनों को मिला दोगे एक साथ, इन तीनों को जब आप एक साथ मिला दोगे तो इन तीनों को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? न्यूक्लियोटाइड. समझ रहे हो? ठीक है. न्यूक्लियोटाइड. क्लियर है? तो कैन आई से कि जब आप न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप लगा दो, ध्यान से सुनेंगे, जब मैंने इस न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या? दिस इज द न्यूक्लियोसाइड, मतलब आपका शुगर और नाइट्रोजन बेसिस, इसको मिला के क्या बनता था? न्यूक्लियोसाइड बनता था. लेकिन अगर मैं इस न्यूक्लियोसाइड में
फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड कर दूं, सो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इट इज अ न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है? तो ये बन गया आपका न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है? आपका बन गया यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन हो गई। क्लियर है? समझ में आ गया? सो आई होप आप लोग को न्यूक्लियोटाइड बनाना आ गया होगा। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है एक बार वापस सुन लो। न्यूक्लियोटाइड आपका बीच में शुगर का मॉलिक्यूल, शुगर का मॉलिक्यूल कार्बन नंबर 1 पे कौन अटैच होगा, आपका नाइट्रोजनस बेसिस, और कार्बन नंबर 5 पे, ये कार्बन नंबर 5 है बच्चों, ठीक है, ये आपका क्या है, कार्बन नंबर 5 है। तो कार्बन नंबर 5 पे कौन अटैच होगा आपका, दैट इज आपके फॉस्फोरस ग्रुप। ठीक है, आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। समझ में आई बात? ठीक है, देख लो 1 2 3 4 5, तो कार्बन नंबर 5 पे कौन अटैच हुआ है, आपका फॉस्फोरस ग्रुप। क्लियर है? इसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज आपका न्यूक्लियोटाइड। दिस इज द न्यूक्लियोटाइड। सही है? अच्छा, अब बात कर ले थोड़ा सा इस नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में। नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, आज थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट आर नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस क्या होते हैं, कौन सी चिड़िया का नाम है, ठीक है, आ जाओ समझते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस बच्चों टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स के नहीं कह सकते हम लोग, जो टोटल 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, और उन दोनों नाइट्रोजनस बेसिस को, उन चारों नाइट्रोजनस बेसिस को हम लोग ने 2-2 के ग्रुप में डिवाइड कर लिया हुआ है। सही है? बात हो रही है डीएनए की, कोई नहीं भूलेगा, बात हो रही है डीएनए की। ठीक है, तो डीएनए की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो नाइट्रोजनस बेसिस को हम लोग ने 2-2 के ग्रुप में डिवाइड कर लिया है। एक्चुअल में 4 होते हैं, पर उन चारों को हम लोग ने 2-2 के ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। सुनेंगे सबसे पहले, एक ग्रुप को हम लोग कहते हैं प्यूरिन्स, प्यूरीन, ठीक है, और एक को हम लोग कहते हैं पिरिमिडीन। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? क्या बोला मैंने, नाइट्रोजनस बेसिस टोटल 4 होते हैं, 4 नाइट्रोजनस बेसिस हम लोग को पढ़ने। इन 4 नाइट्रोजनस बेसिस को हम लोग ने 2-2 के ग्रुप में डिवाइड कर लिया हुआ है। ठीक है, उन ग्रुप्स का नाम क्या है, उन ग्रुप्स का नाम है बच्चों, एक ग्रुप का नाम है प्यूरिन और एक ग्रुप का नाम है पिरिमिडिन। तो प्यूरिन्स के अंदर 2 नाइट्रोजनस बेसिस आएंगे और पिरिमिडिन्स के अंदर 2 नाइट्रोजनस बेसिस आएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यूरिन्स की, तो प्यूरिन्स के अंदर 2 नाइट्रोजनस बेसिस आते हैं, एक होता है आपका ए, एक होता है आपका जी। ठीक है, अगर मैं पिरिमिडीन की बात करूं तो इसके अंदर आता है एक आपका टी और एक आता है आपका सी। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, नाम बताऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो। अभी तक मैंने क्या बोला है, नाइट्रोजनस बेसिस 4 होते हैं, सिर्फ डीएनए की बात हो रही है, आरएनए को भूल जाओ, आरएनए को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अभी सिर्फ डीएनए की बात हो रही है। तो डीएनए में मैं बात करूं बच्चों, तो टोटल 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। इन 4 नाइट्रोजनस बेसिस को बच्चों हम लोग ने 2-2 के ग्रुप में डिवाइड कर लिया। ये ग्रुप्स के नाम है, ये खुद नाइट्रोजनस बेसिस नहीं है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि प्यूरिन एक नाइट्रोजनस बेस है, पिरिमिडीन एक नाइट्रोजनस बेस है। ऐसा नहीं है, प्यूरिन्स एक ग्रुप का नाम है। ठीक है, एक ग्रुप का नाम है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? जैसे आपके स्कूल में स्टैंडर्ड 10th, ठीक है, तो स्टैंडर्ड 10th में बहुत सारे बच्चे होंगे ना, तो स्टैंडर्ड 10th एक ग्रुप का नाम है। स्टैंडर्ड 10th किसी बच्चे का नाम नहीं है, बच्चे का नाम तो अलग होगा ना, किसी का नाम गोलू, पपलू, कुछ भी हो सकता है ना, भोलू भोलू, तो वो सब अलग चीज हो गई। ऐसे ही यहां पे 4 नाइट्रोजनस बेसिस है, मतलब 4 बच्चे हैं। सही है, इन 4 बच्चों को मैंने 2-2 के ग्रुप में डिवाइड कर लिया है, एक स्टैंडर्ड 10th, एक स्टैंडर्ड 9th, ऐसा इमेजिन कर लो। सही है, तो स्टैंडर्ड 10th बच्चों ग्रुप का नाम है। सिमिलरली ये प्यूरिन्स भी क्या है, ग्रुप के नाम है। इन ग्रुप्स के अंदर 2 नाइट्रोजनस बेसिस आते हैं, 2 बच्चे आते हैं। ठीक है, और इस पिरिमिडिन के अंदर भी 2 नाइट्रोजनस बेसिस आते हैं। जो प्यूरिन्स के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस है बच्चों, उनका नाम हम लोग समझते हैं, एक है एडिनिन, ठीक है, एक है ग्वानिन। सही है, यहां पे ई आएगा शायद, एडिनिन। ठीक है, अभी भी गलत स्पेलिंग है, यही है शायद। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, एडिनिन का स्पेलिंग हुआ चेक कर लेना। ठीक है, टी की हम लोग बात करें, पिरिमिडिन्स की पहले बात करें, तो पिरिमिडिन में 2 आते हैं, एक है आपके थायामीन, ठीक है, और एक है आपके साइटोसिन। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, एक है एडिनिन, एक है गुआनिन, एक है साइटोसिन और एक है थायामीन। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब ये जो एडिनिन और गुआनिन है, एडिनिन और गुआनिन है, ये कौन से ग्रुप में आएंगे बच्चों, पिरिमिडिन्स में आएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यूरिन्स में आएंगे, और थायामीन और साइटोसिन है वो कौन से ग्रुप में आएंगे, आपके पिरिमिडिन के ग्रुप में आएंगे। ठीक है, तो जब भी आप
डीएनए बनाओगे, ठीक है, जब भी आप डीएनए की स्टैंड बनाओगे, मान लो कुछ ऐसी स्टैंड होती है डीएनए की, कुछ ऐसी स्टैंड दिखती है, ठीक है, कुछ ऐसी स्टैंड दिखती है, ठीक है। तो जब भी आप स्टैंड बनाने जाओगे ना बच्चों, तो बीच में आप लोग ऐसा एक लैडर जैसा स्ट्रक्चर देखोगे, ऐसा 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 एक लैडर जैसा स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जब भी आपने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा। तो क्या होता है ये, अभी हम लोग इसकी बात करें, क्या होता है ये, देखो एक नाइट्रोजनस बेस यहां होता है, एक नाइट्रोजनस बेस यहां होता है, और दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं। सिमिलरली एक नाइट्रोजनस बेस यहां होगा, एक नाइट्रोजनस बेस यहां होगा, और दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं बच्चों, बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दोनों के बीच में। यहां पे अगर मैं बात करूं बच्चों, तो हमेशा एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि प्यूरिन्स हमेशा पिरिमिडीन्स के साथ ही बॉन्ड बनाएंगे, हमेशा प्यूरिन्स हमेशा पिरिमिडीन के साथ ही बॉन्ड बनाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एडेनिन ग्वानिन के साथ बॉन्ड बना लेगा, समझ रहे हो, या थायमिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, हमेशा पिरिमिडीन्स प्यूरिन्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे, समझ में आ रही बात, ठीक है। कभी भी पिरिमिडिन अपने बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते, सिमिलरली कभी पिरिमिडिन अपने में ही बॉन्ड नहीं बनाते, सही बात है। तो हमेशा आपके पिरिमिडिन आपके प्यूरिन्स पिरिमिडिन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। फिर मैंने आपको देखो, अब ऐसा हो सकता है क्या कि मान लो आपका एडेनिन किसी के साथ भी बॉन्ड बना ले, या आपका साइटोसिन आपका ग्वानिन किसी के साथ भी बॉन्ड बना ले, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये भी फिक्स है। हमेशा बच्चों आपका जो एडेनिन है, ठीक है, आपका जो एडेनिन है वो हमेशा बच्चों थायामीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, आपका जो एडेनिन है वो हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, थायामीन के साथ, सही है। अभी भी गलत है, चलो कोई बात नहीं, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना एडेनिन की, याद नहीं आ रही मेरे को, तो अभी प्रोनाउंसिएशन तो सही है ना मेरी। तो हमेशा एक बात याद रखना बच्चों कि एडेनिन हमेशा थायामीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड, कितने बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड। और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कितने बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। याद रहेगी ये बात, हमेशा याद रखना बच्चों कि प्यूरिन्स पिरिमिडिन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, जो प्यूरिन्स है वो पिरिमिडिन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, कभी भी प्यूरिन अपने में बॉन्ड नहीं बनाते। सिमिलरली कभी भी पिरिमिडिन अपने में बॉन्ड नहीं बनाते, समझ में आ रही बात, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया प्यूरिन्स दो हैं, एक एडेनिन ग्वानिन, एक आपका पिरिमिडिन की बात करूं तो थायमिन और साइटोसिन, सही है। कभी भी एडेनिन ऐसा नहीं है कि ये किसी के साथ भी बॉन्ड बना ले, पिरिमिडिन की बात हो रही तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये किसी के साथ भी बॉन्ड बना लेगा, क्या ये थायमिन के साथ बॉन्ड बना लेगा या फिर ये साइटोसिन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ऐसा नहीं है। ये हमेशा फिक्स है बच्चों कि आपका जो एडेनिन है ये हमेशा थायामीन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, फिक्स है। किसी भी एनिमल में, दुनिया में जितने भी एनिमल्स है ना, सबके अंदर, जिसके अंदर भी डीएनए प्रेजेंट है, सबके अंदर आपका जो ये जो एडेनिन है ये हमेशा थायामीन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड। सिमिलरली ये जो ग्वानिन है ये हमेशा साइटोसिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, कितने बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। इन बॉन्ड्स का नाम क्या है, इन बॉन्ड्स का नाम है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पे भी लिख दें, इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई है नाइट्रोजनस बेस के बारे में, अभी हम लोग इतनी ही बात करेंगे, इसके बाद और भी कुछ चीजें हैं लेकिन वो एंड में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, आई होप आप लोगों को इतनी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अभी हम लोग ने न्यूक्लियोटाइड बनाना सीख लिया। मैंने आपको बोला था कि न्यूक्लियोटाइड की ही एक चेन है आपका डीएनए, सही है, या फिर आपका आरएनए। तो अगर मुझे डीएनए सीखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को एक साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को क्या करना पड़ेगा, एक साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी मैं डीएनए बनाना सीख सकता हूं, सही बात है। तो आ जाओ पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना सीखते हैं, यानी अपना न्यूक्लिक एसिड बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो चलो बनाओ फटाफट, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बनाओ, चलो 3 बनाते, 3 बना के दिखाओ। ये आपका राइबोस शुगर सबसे पहले, सही है। फिर यहां पे आपका नाइट्रोजनस बेस, सही है। यहां पे आपका एक हाइड्रोजन, सही है, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, यहां एक OH और यहां एक H, सही बात है। सिमिलरली यहां पे एक आपका H होगा, यहां पे कौन होगा आपका C के साथ H, फिर यहां पे H, सही बात है। देखो कुछ रॉन्ग होगा तो बताना मेरे को। यहाँ पे O, फिर यहाँ पे एक फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक में डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक OH और यहाँ पे एक OH, सही बात है। क्या ये ड्राइंग सही है, चेक करो जरा सा, क्या ये ड्राइंग सही है, सही होगा ना, मेरे हिसाब से सही है, ठीक है। तो साइड करते हैं, उससे ड्राइंग को थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं।
चलेगा? चलेगा, चलो दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाओ, फटाफट बनाओ। यहां पे एक और बनाओ, दूसरे कलर से बनाते हैं इस बार। ये आपका राइबोस शुगर, सही बात है। ये आपका एक नाइट्रोजनस बेस है। अब यहाँ पे कोई भी आप नाइट्रोजनस बेस डाल सकते हो। यहाँ पे आप एडेनिन डाल दो, यहाँ पे आप गुआनिन डाल दो, यहाँ पे आप साइटोसिन डाल दो, यहाँ पे आप थायमिन डाल दो, कोई भी डाल दो, चलेगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ नाइट्रोजनस बेस लिख रहा हूँ। ये आपका H, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे आपका H, सही रूप से ये यहाँ पे OH, OH, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या आएगा आपका C, C के साथ यहाँ पे क्या है एक H, यहाँ पे एक H, सही बात है। फिर ये O, फिर यहाँ पे P, एक P का OH यहाँ पे, एक P का OH यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। सही है? कुछ गलत है नहीं ना? सब सही है मेरे हिसाब से। तो एक और बनाओ, इसी के नीचे एक और बनाओ छोटा सा, एक और बनाओ। इधर एक नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे ऊपर एक हाइड्रोजन, नीचे एक हाइड्रोजन। यहाँ बनाओ, यहाँ पे एक OH, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे C, सही है। यहाँ पे O, P, इसके ऊपर एक OH, इसके ऊपर एक OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है। मैंने यहाँ पे H नहीं बनाया, यहाँ पे H2 लिख देता हूँ डायरेक्टली, समझ लेना, सही बात है। तो हम लोग ने अभी 3 नाइट्रोजनस बेसिस बनाया है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी सी पार्शियलिटी हो गई है, हम लोग ने एक को छोटा बना दिया है, एक को थोड़ा बड़ा बना दिया है, पर कोई बात नहीं। हम लोग को समझना है कि आखिरकार इनके अंदर बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। इनके अंदर बॉन्ड कैसे बनता है, समझ में आ रही है बात? देखो कुछ चीजें आप लोग को पता है अभी ऑलरेडी, जैसे इस कार्बन, यहां देखो, इस कार्बन और इस नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसे हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह रहे हैं, सही है। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पे भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, यहाँ पे भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और यहाँ पे भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। सिमिलरली यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है P और कार्बन के बीच में, इस बॉन्ड को हम लोग क्या कर रहे हैं? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड कह रहे हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? इट इज अ फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, सही बात है। कुछ गलत बोला मैंने? नहीं। अभी तक तो सब आप लोग को समझ में आया होगा, सही है। अब लास्ट अपने को क्या करना है? अब लास्ट हम लोग को इन सब के बीच में एक बॉन्ड बनाना सीखना है। कैसे बनेगा? ध्यान से सुनो, हमेशा हमेशा देखो, ध्यान से सुनो। इस 3 नंबर का कार्बन, देखो कार्बन को काउंट करो, 1 2 3 4 एंड 5, सही बात है। सिमिलरली यहां पे भी 1 2 3 4 एंड 5। तो हमेशा एक बात याद रखना, जो थर्ड नंबर पे जो OH प्रेजेंट है, ठीक है, थर्ड नंबर पे जो OH प्रेजेंट है, इसके बीच में और इस फॉस्फोरिक के OH के बीच में वापस एक फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बनेगा। क्या बोला मैंने? देखो अभी भी ये भी क्या है? आपका अल्कोहल है, और ये अभी भी एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड अभी भी एसिड है ना। तो ये क्या करेगा? अपना OH देगा, और यहां से एक H निकल जाएगा, देख लो ये वाला H यहां से निकल जाएगा, समझ रहे हो? तो जैसे ही ये रिएक्शन हुई, यहां पे क्या निकल जाएगा? आपका H2O यानी वाटर निकल गया। तो यहां से OH निकला, यहां से H निकला, सही है। और इस फॉस्फोरस के बीच में वापस यहां पे क्या बन गया? एक और बॉन्ड बन गया, ठीक है। इस फॉस्फोरस इस ऑक्सीजन के बीच में कहां बन गया? एक और बॉन्ड बन गया, समझ रहे हो? अब ये जो ऑक्सीजन है वो कौन से कार्बन पे अटैच है? थर्ड कार्बन पे अटैच है। ध्यान से सुनेंगे, अब ये जो ऑक्सीजन है वो कौन से कार्बन पे अटैच है? थर्ड कार्बन पे अटैच है, सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां तक यहां पे भी देखो सेम चीज होगा। ये जो ऑक्सीजन है, ये जो OH है और ये जो OH है, इन दोनों के बीच में एक और बॉन्ड बनेगा। तो यहां से OH निकलेगा और यहां से H निकलेगा, और इनके बीच में क्या बन जाएगा? एक और बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? इनके बीच में एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, सही है। अब देखो ये वाला जो POC था, देख रहे, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन और कार्बन, ये जो बॉन्ड था इट इज अ फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। सिमिलरली यहां पे भी एक POC बन गया, POC, इसे भी हम लोग क्या कहेंगे? इट इज ऑल्सो अ फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। यहां पे नहीं समझेगा, यहां पे मैं बना के दिखाता हूं, मान लो यहां बना के दिखाता हूं। मान लो देखो, एक शुगर मॉलिक्यूल यहां पे, एक शुगर मॉलिक्यूल यहां पे, एक शुगर मॉलिक्यूल यहां पे, यही वाला शुगर मॉलिक्यूल मैंने वहां पे बनाया हुआ है, सही है। अब देखो क्या सीन है यहाँ पे, इसका एक फॉस्फोरस, इस शुगर मॉलिक्यूल का एक फॉस्फोरस यहाँ पे अटैच है, जो किसी से आगे बॉन्ड नहीं बना रहा, सही है। इस शुगर मॉलिक्यूल का एक फॉस्फोरस यहाँ पे अटैच, सही है। और सिमिलरली इसने इसके साथ भी बॉन्ड बना लिया, देख रहे हो? ये जो मॉलिक्यूल है, इसका जो फॉस्फोरस है,
इस मॉलिक्यूल का जो फॉस्फोरस है इसने इसके साथ भी बॉन्ड बना लिया यहाँ पे, सही है। यहाँ पे ऑक्सीजन भी है ना बीच में, इधर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, वो बना नहीं रहा हूं लेकिन तुम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, सही है। सिमिलरली इसका जो फॉस्फोरस है बच्चों, इसने भी इसके साथ बॉन्ड बना लिया, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, डाइस्टर नहीं बना, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बना लिया, सही है। तो अब आप लोग देखोगे कि एक शुगर मॉलिक्यूल के बीच में, सॉरी, दो शुगर मॉलिक्यूल के बीच में आपको दो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको दो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इन दोनों को साथ में मिलाकर हम लोग क्या कहेंगे, इन दोनों को साथ में मिलाकर हम लोग कहेंगे इट इज अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। समझा? फॉस्फोडाइस्टर मतलब क्या? डाइस्टर मतलब दो बॉन्ड, यहां पे दो ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ। कुछ चीजें जो मैंने यहां पे बताई है वही चीज यहां पे भी दी हुई, वही चीज मैंने यहां पे भी आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। समझ में आया? इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो वापस देखो, 3 न्यूक्लियोटाइड मैंने बनाया हुआ है, तीनों न्यूक्लियोटाइड पे अपना अपना एक फॉस्फोरस लगा हुआ है और अपने अपने फॉस्फोरस ने अपने अपने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, सॉरी, राइबोज के मॉलिक्यूल के साथ, डीऑक्सीराइबोज के मॉलिक्यूल के साथ एक आपका फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बनाया हुआ है, सही बात है। फिर मैंने आपको क्या बोला कि इसके पास एक OH खाली पड़ा रहता है, इसके पास एक OH खाली पड़ा रहता है, एक्चुअली 2 OH खाली पड़े। तो ये क्या करता है, ये क्या बोलता है कि भाई देख, मेरे पास भी एक OH खाली पड़ा है और इसके ऊपर वाले शुगर को बोलता है देख, तेरे 3 नंबर पे भी एक OH खाली पड़ा है। तो क्या हो, अपन दोनों मिलकर फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बनाए, अपन दोनों वाटर को रिलीज करें, वाटर को भगाए और इन अपने बीच में क्या बना है, एक फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बना है, सही है। तो यहां पे एक फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, यहां पे दूसरा फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, दोनों मिलाकर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। तो हमेशा डीएनए के अंदर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है, डीएनए के अंदर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गई बात, ठीक है। एक और चीज मुझे आप लोगों को समझानी है। अब मान लो, ये तो मैंने आप लोगों को सिर्फ 3 न्यूक्लियोटाइड बताए हैं, मान लो कितनी भी लंबी चेन है, कितनी भी लंबी चेन है, हर एक चेन का एक पहला न्यूक्लियोटाइड होगा और एक आखिरी न्यूक्लियोटाइड होगा। हर चेन में कितनी भी लंबी चेन आप बना दो, लेकिन उसमें एक पहला न्यूक्लियोटाइड जरूर होगा और एक आखिरी न्यूक्लियोटाइड जरूर होगा, और ये सारे के सारे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से लिंक होंगे, सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से लिंक होंगे। देख रहे हो, हर शुगर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से लिंक होगा, सही बात है। मान लो ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है ये फर्स्ट है, यहां से आपका डीएनए स्टार्ट हो रहा है, मान लो ये आपका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट में, ध्यान से सुनेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट में जो फॉस्फोरस प्रेजेंट है, उस फॉस्फोरस के उसका OH खाली है, देख रहे हो, पूरे के पूरे चेन में इसका OH खाली है क्या? नहीं, इसका OH इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इसका OH भी इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इसके पास सिर्फ एक OH खाली है। लेकिन जो स्टार्टिंग वाला है, पहला वाला, ठीक है, जो सबसे पहला वाला एसिड होगा, सबसे पहला वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा, उसका सबसे पहले ये जो OH होगा ये क्या होगा, खाली होगा, ये OH क्या होगा, खाली होगा, सही बात है। तो हम लोग कहेंगे भैया कि ये OH किससे अटैच है, मतलब ये फॉस्फोरस से अटैच है, और फॉस्फोरस किससे अटैच है, आपके 5th कार्बन से अटैच है, सही है। तो हम लोग इस एंड को, ठीक है, इस एंड को हम लोग कहेंगे 5' एंड, क्या कहेंगे इसे हम लोग, 5' एंड, या फिर आप इसे 5' एंड भी बोल सकते हो। 5' एंड मतलब क्या, मतलब आपके 5th नंबर पे जो कार्बन है उसका OH खाली पड़ा है, उसका OH क्या है, खाली पड़ा है, वो किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं गया। बाकी का जो OH है वो देखो, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया है, बाकी का जो OH है वो बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर चला गया, सही बात है। लेकिन इसका 5th नंबर का जो OH है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं गया है, तो इस एंड को अपन क्या बोल देंगे, 5' एंड, समझ रहे हो, इसे हम लोग क्या बोल देंगे, 5' एंड। अब मान लो ये चेन बहुत लंबी चलती गई। अब जितनी भी लंबी चेन होगी बच्चों, उसका एक लास्ट पॉइंट होगा, उसका एक एंड पॉइंट होगा, एंड न्यूक्लियोटाइड होगा। तो मान लो दिस इज द एंड न्यूक्लियोटाइड, ये लास्ट है, ये मान लो लास्ट है, और इनके बीच में n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं, ठीक है। सिमिलर वे से अरेंज हो गए सारे के सारे, जितने भी लगे होंगे ना इसी तरीके से अरेंज होंगे वो भी, सही बात है, ठीक है। तो इसकी अगर बात करें बच्चों, तो इसका देखो जो 3 नंबर, देखो इसका तो 5 नंबर वाला अटैच है, तो 5 नंबर तो नाम नहीं दे सकते हम लोग, लेकिन इसका जो 3 नंबर वाला कार्बन है, देखो 1 2 3 4, और ये इसका 5, एक सेकेंड, ये 4 है और ये 5 है, सही है। तो इसका 5 नंबर वाला OH तो भैया काम कर रहा है, तो इसको 5 नंबर हम लोग नहीं दे सकते। अगर इसके 3rd नंबर की कार्बन की बात करें, तो 3rd नंबर के कार्बन पे देखो इसका OH फ्री है, दिख रहा है, थोड़ा छोटा कर दूं,
देखो, अब देखो, अब शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। अब इसका OH आप लोगों को खाली दिख रहा होगा, दिख रहा है? हाँ सही दिख रहा है, इसका OH आपको खाली दिख रहा होगा। लेकिन उसके ऊपर देखो इसका OH क्या कर रहा है, काम कर रहा है भैया, इधर भी बॉन्ड बना रहा है, इधर भी बॉन्ड बना रहा है। तो मतलब लास्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसका OH खाली होगा। कहां पे OH प्रेजेंट है बच्चों? थर्ड कार्बन पे प्रेजेंट है। दैट्स वाई इस एंड को हम लोग कहेंगे बच्चों 3' एंड या फिर 3' एंड, 3' भी बोल सकते हो, चलेगा। सिमिलरली इसको 5' भी बोल सकते हो, समझ रहे हो? तो डीएनए में हर सीक्वेंस पे, हर चेन में एक 5' एंड होगा और एक 3' एंड होगा। 5' और 3' कैसे होता है, क्यों होता है, पता चला? क्योंकि इसके 5th कार्बन पे इसका OH खाली पड़ा है, बॉन्डिंग में नहीं जा रहा, तो 5' एंड। इसके 3rd कार्बन पे इसका OH खाली पड़ा है, जो बॉन्डिंग में नहीं जा रहा, तो इट इज अ 3' एंड। समझ में आ गया? समझ में आ गया, गुड। अब ध्यान से सुनेंगे, जो आपका डीएनए होता है, डीएनए इज नॉट अ सिंगल स्ट्रैंडेड, डीएनए इज ऑलवेज अ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। डीएनए कभी भी सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, ज्यादातर केस में डीएनए बच्चों हमेशा डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। सही है? सो कैन आई रब दिस? इसको मैं थोड़ा सा रब कर दूं, इसको मैं थोड़ा सा रफ करना था भाई, ठीक है? इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसको मैं कहीं और भेज रहा हूं, मान लो मैं इसको यहां भेज रहा हूं, ठीक है? सही है? ये समझ में आ गया? इसको उठाओ और यहां डाल दो, क्योंकि यहां पे मुझे कुछ चीजें बनानी है बच्चों। इसको भी उठाओ और यहां डाल दो, इट इज अ 5' एंड, ठीक है? अब देखो बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, इसके सामने सामने, इसके सामने सामने एक और चेन प्रेजेंट होगी, इस चेन के आगे, इस चेन के आगे एक और चेन प्रेजेंट होगी। सही है? पर ये चेन क्या इसके जैसे ही प्रेजेंट होगी क्या? इसके जैसे सेम प्रेजेंट होगी क्या? क्या ये चेन ऐसे प्रेजेंट होगी, ऐसे, और यहां पे इसका नाइट्रोजन बॉन्ड, क्या ये ऐसे प्रेजेंट होगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि देखो मैंने आपको सिखाया था कि हमेशा जो आपका डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, देखो डीएनए का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको, इसके अंदर यहाँ पे देखो बॉन्डिंग होती है, इधर भी नाइट्रोजन बेस, इधर भी नाइट्रोजन बेस, और दोनों के बीच में क्या होती है? बॉन्डिंग होती है। सही है? मतलब हमें दोनों नाइट्रोजन बेस के फेस को सामने लाना पड़ेगा। इसका नाइट्रोजन बेस यहां पे है, इसका नाइट्रोजन बेस यहां पे, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं इसको, इसका नाइट्रोजन बेस यहां पे है। सही है? तो मुझे इसका नाइट्रोजन बेस भी इस साइड लाना पड़ेगा, ठीक है? इसका नाइट्रोजन बेस भी कहां लाना पड़ेगा? इस साइड लाना पड़ेगा। तो इस चेन को बच्चों घुमाया जाएगा, ये जो चेन है ना, ये टोटली उल्टी लगती है इसके सामने, समझ रहे हो? तो कैसा होगा, कैसा होता है ये चेन? ध्यान से देखेंगे, इसके अपोजिट वाली चेन कुछ इस तरीके से होगी, कुछ इस तरीके से, देख रहे हैं? कुछ इस तरीके से यहां पे देखने के लिए मिलेंगी, समझ रहे हो? कुछ इस तरीके से चेन देखने के लिए मिलेगी, जहां पे यहां पे इसका नाइट्रोजन बेस और यहां पे इसका H, और यहां पे इन दोनों के बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सही है? फिर यहां पे क्या होगा, आप लोगों को पता ही है, सेकंड वाले कार्बन पे क्या होता है? सिर्फ H होता है, H। इसके कार्बन का नंबर डाल दो एक बार, दिस इज द कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, और 4 के आगे यहाँ पे 5 लगा रहेगा कार्बन, दिस इज कार्बन नंबर 5, इस पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक फॉस्फोरस, नहीं ऑक्सीजन रहेगा ना, ऑक्सीजन, यहाँ पे एक फॉस्फोरस, यहाँ एक OH, यहाँ एक OH, और यहाँ डबल बॉन्ड O। सही है? ऐसा स्ट्रक्चर होगा। उल्टा देखो, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग ने बस ऐसे घुमा दिया, इसी स्ट्रक्चर को बस हम लोग ने 180 डिग्री रोटेट कर दिया, 180 डिग्री रोटेट कर दिया, ताकि दोनों का नाइट्रोजन बेस एक तरफ आ जाए और इन दोनों के बीच में क्या बन जाए बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए। अब अगर ये एडेनिन होगा तो ये क्या होगा? थायामीन, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अगर ये गुआनिन होगा तो इसके आगे बनाया नहीं मैंने, मान लो यहाँ पे इसका नाइट्रोजन बेस है, तो ये क्या होगा बच्चों? साइटोसिन, और इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। सही है? यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, फिर सिमिलरली यहाँ पे एक OH, थोड़ा सा खिचपिच हो रहा है, यहाँ पे एक OH। सही है? सही बात है, ठीक है? ओके, फिर यहाँ पे क्या होगा? एक H, फिर यहाँ पे कार्बन O, फॉस्फोरस। सही है? और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O, OH और OH। सिंपल सी बात है।
अब अगर आप इसके अंदर बॉन्ड बनाना चाहो तो कैसे बॉन्ड बनेगा, देखो ध्यान से सुनेंगे कैसे बॉन्ड बनेगा। इस OH के बीच में और इस OH के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, सही है। यहाँ पे क्या गायब होगा भैया, यहाँ पे यहाँ से H गायब होगा, यहाँ से OH गायब होगा और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। थोड़ा सा खिचपिच हो रहा है, बस समझने का ट्राई करो। इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक कंपाउंड होता तो ये गायब होता और यहाँ पे क्या बन जाता, एक बॉन्ड बन जाता, सही है। यहाँ पे क्या बन जाता, एक बॉन्ड बन जाता। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखो तो जो ये वाली चेन होगी बच्चों, ये वाली चेन होगी, इसमें हमेशा इस 3 का OH खाली होगा। इसका जो स्टार्टिंग वाला न्यूक्लियोटाइड होगा इसका हमेशा ये OH खाली होगा, सही है। और जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड होगा, लास्ट वाला एकदम लास्ट वाला उसका ये 5 नंबर खाली होगा, सही है। अगर देखो मैंने नहीं बनाया, मान लो ओके, मान लो अगर मैंने लाइन नहीं बनाई, ठीक है, तो यहां पे क्या है, OH है, सही है। मान लो ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड है, तो लास्ट न्यूक्लियोटाइड का 5th नंबर का, ये 5th नंबर का OH खाली है, सही है। तो अगर मैं चेन को उल्टी करता हूं बच्चों, मैं उल्टी नहीं कर रहा, अगर मैं चेन को इन्वर्ट करता हूं, उल्टी कर देता हूं, तो यहां पे 3rd नंबर पे खाली हो जाएगा, ये OH खाली हो जाएगा, तो मैं इसको 3' एंड कहूंगा, सही है। और अगर ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड हुआ तो इसे मैं क्या कहूंगा, इट इज अ 5' एंड। क्यों, क्योंकि यहां पे 5 नंबर के कार्बन वाला जो OH है वो बॉन्डिंग नहीं कर रहा, ठीक है। 5 नंबर वाला जो OH है वो बॉन्डिंग नहीं कर रहा, समझ रहे हो। तो हमेशा जो आपका DNA का चेन है वो ऐसे ही बनता है, ठीक है। दिस इज अ 3' एंड दिस इज अ 5' एंड, और इसके सामने हमेशा इसका अपोजिट होता है, 5' एंड और 3' एंड, सही है। तो अगर DNA का स्ट्रक्चर बना हो, मान लो ऐसा DNA का स्ट्रक्चर है, मान लो ऐसा DNA का स्ट्रक्चर है और इनके बीच में क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। मान लो इधर न्यूक्लियोटाइड है, इधर न्यूक्लियोटाइड है, समझ रहे हो, ऐसे न्यूक्लियोटाइड यहां पे अरेंज है, समझ रहे हो, ऐसे यहां पे न्यूक्लियोटाइड क्या है, अरेंज है, सही है। तो हमेशा बच्चों अगर मैं इसे 5' एंड कहूंगा तो इसके सामने वाला हमेशा 3' एंड होगा, सही है, यानी 3' एंड होगा। और इसके सामने अगर हमेशा, इसके सामने क्या होगा, हमेशा 3', तो इसके सामने हमेशा क्या होगा, 5'। क्लियर है। तो इस डायग्राम से हमको ये भी समझ में आ गया, इस डायग्राम से हमको ये भी समझ में आ गया। आई नो थोड़ा सा खिचपिच हो गया है, खिचड़ी मच गया है, पर इसे आप घर पे एक बार प्रैक्टिस करना, जितनी जितनी चीजें मैंने बताई हैं वो सब कुछ इसमें लागू करना और आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया, अगर नहीं समझा तो एक बार वापस से देख लेना, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, आप लोग को चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है। सो आई होप आप लोग को DNA का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं बच्चों वाटसन क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल। अब 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था वाटसन और एक का नाम था क्रिक, ठीक है, फुल फॉर्म हमने को नहीं जानना। इन दोनों ने अपना एक मॉडल दिया था, DNA का। इन्होंने बताया था एक्चुअल में DNA का स्ट्रक्चर होता कैसे है। अभी तक हम लोग जो DNA का स्ट्रक्चर पढ़ रहे था ना, कहां गया, बनाया था ना मैंने, अभी तक हम लोग DNA का हाँ ये वाला, अभी तक जो हम लोग ये वाला DNA का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, एक्चुअली में ये DNA का स्ट्रक्चर दिया ही था किसने, वाटसन और क्रिक ने। इसके पहले हम लोग को लगता था DNA ऐसा है, इसके पहले हम लोग को लगता था DNA कुछ इस प्रकार दिखता होगा, एकदम सीधा सीधा दिखता होगा, पर नहीं, वाटसन और क्रिक ने बोला ऐसा नहीं है। DNA कैसा दिखता है बच्चों, एक हेलिक्स की तरह दिखता है। अगर आप लोगों कोई भूतिया मूवी देखी होगी तो भूतिया मूवी में सीढ़ी होती, सीढ़ी ऐसे गोल 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 ऊपर गिरे थे, हम लोग ऐसे 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 करके चढ़ते, ऐसे ऐसे करके ऊपर ऊपर ऐसे चढ़ते जाते, देखा होगा ना आप लोग ने, ठीक है। या फिर आपके घर में कोई पानी की टंकी होगी, आपके एरिया में, घर में तो नहीं, आपके एरिया में कोई पानी की टंकी होगी, तो पानी की टंकी पर जो आने वाली सीढ़ी होती है वो ऐसे 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 करके जाती है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग हेलिक्स बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं। तो अगर एक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे घूम रहा है तो वो सिंगल हेलिक्स है। जैसे स्प्रिंग देखा ना आप लोग ने, तो स्प्रिंग में एक ही सिंगल स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे ऊपर घूम जाता है, उसे हम लोग हेलिक्स कहेंगे, सिंगल हेलिक्स कहेंगे। लेकिन इसी में अगर 2 स्ट्रक्चर एक साथ घूम रहे हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, डबल हेलिक्स कहेंगे, समझ रहे हो, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, डबल हेलिक्स कहेंगे। तो वाटसन और क्रिक ने क्या बोला कि जो DNA का स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल स्ट्रेट नहीं है, वो हमेशा बच्चों डबल हेलिक्स जैसा दिखता है। वो कैसा दिखता है, हमेशा डबल हेलिक्स जैसा दिखता है। तो आ जाओ हम बनाने का प्रयास करते हैं। वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, पर अपन ट्राई करते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाने का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आपका डबल हेलिक्स दिखेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका DNA दिखता है, ठीक है। इतना अच्छा नहीं बना है, आई नो, एक बार वापस ट्राई करते हैं।
कुछ ऐसा बनाऊं, हाँ देख रहे हो, कुछ इस प्रकार का आपका डबल हेलिक्स दिखता है, जिसके बीच में यहाँ पे ऐसे ऐसा लगता है सीढ़ियां लगी हुई हैं, समझ रहे हो, सीढ़ियों को इमेजिन करो, बट इट इज अ बेस पेयर्स। बेस पेयर मतलब क्या, नाइट्रोजन बेसिस की बॉन्डिंग है, ठीक है, ऐसे 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 नाइट्रोजन बेसिस की बॉन्डिंग है, समझ रहे हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब मैं क्या कहने वाला हूं थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। ये आपका एक पूरा डीएनए है, ठीक है, ये पूरा आपका क्या है, एक डीएनए का चेन है। अब अगर इस डीएनए को एक सर्कल रोटेट करना है, एक पूरा का पूरा सर्कल क्या करना है, रोटेट करना है, तो वो कितना होगा, ये वाला एक चेन देखो, यहां से लेके यहां तक मैं कह सकता हूं कि इस डीएनए ने एक पूरा सर्कल रोटेट किया है। पहले ये हाफ टर्न लिया और इसके बाद दूसरा टर्न लिया, समझ रहे हो, तो यहां से क्या हो गया, आपका डीएनए क्या हो गया, पूरी तरीके से एक सर्कल रोटेट हो गया, सही है। तो मैं कहूंगा दिस इज द, ये इतना जो है, इट इज अ वन पार्ट ऑफ डीएनए। मैं क्या कहूंगा, इट इज अ वन पार्ट ऑफ डीएनए, या फिर मैं कह सकता हूं इट इज अ वन कंप्लीट सर्कल ऑफ द डीएनए, सही है। इस एक कंप्लीट सर्कल में बच्चों 10 बेस पेयर होते हैं। इस एक कंप्लीट सर्कल में एक्चुअली में 10 बेस पेयर होते हैं, मैंने यहां पे कम बनाए हैं, एक्चुअली में यहां पे कितने बेस पेयर होते हैं, 10, तो 5 यहां पे होंगे, 5 यहां पे और 5 यहां पे, सही है, समझ में आ रही बात, ठीक है। सो एक कंप्लीट राउंड मारने में, एक कंप्लीट राउंड मारने में टोटल आपको 10 बेस के पेयर मिलेंगे, 10 बेस के पेयर्स मिलेंगे, ठीक है। पेयर मतलब क्या, बेस मतलब क्या, नाइट्रोजनस बेसिस, पेयर मतलब क्या, 2 नाइट्रोजनस बेसिस एक साथ है, तो टोटल कितने नाइट्रोजनस बेस होंगे भाई, टोटल होंगे 20 नाइट्रोजनस बेसिस। कितने नाइट्रोजनस बेस होंगे, 20 नाइट्रोजनस बेसिस। एक सर्कल कंप्लीट होने में टोटल 20 नाइट्रोजनस बेसिस यहां पे लगे होते हैं, सही है। 20 नाइट्रोजन बेस कैसे, देखो एक यहां पे एक यहां पे, दोनों एक साथ बॉन्ड बनाए हैं, एक यहां पे एक यहां पे, सही है। तो अगर पेयर में बात करूं तो 10 पेयर हैं, और सिर्फ नाइट्रोजनस बेस की बात करूं तो 20 नाइट्रोजनस बेसिस है, सही बात है, क्लियर है। फिर इसका साइज हम लोग को पढ़ना है भैया, इसका जो साइज है बच्चों, यहां से लेके यहां तक, मतलब जो एक साइज है, एक आपका साइज है, इस एक साइज को हम लोग कितना कितना होता है बताइए, ये होता है 3.4 nm नैनोमीटर, ठीक है। या फिर इसी को ही आप लिख सकते हो 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इसे आप लोग 34 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हो, 34 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हो। सो व्हाट इज द साइज ऑफ वन पार्ट ऑफ डीएनए, इट इज 3.4 nm, 3.4 nm या फिर 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। पता है ना यूनिट, आप लोगों को पता है ना, ये सब लेंथ की यूनिट है, ठीक है। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करोगे, एनएम को हमेशा हम लोग 10⁻⁹ में लिखते हैं, सही है। तो 3.4 इंटू 10⁻⁹ मीटर, वैसे कोई पूछेगा नहीं आपको, टेंशन मत लो। और अगर एंगस्ट्रॉम की बात करें तो एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10, तो 34 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, समझ रहे हो। तो देखो कितना छोटा है ये, कितना छोटा है, समझ रहे हो। बहुत सारे बच्चों को लगता ही है कि 10⁻10 या 10⁻⁹ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वैल्यू जो होगी वो माइनस में होगी, ऐसा नहीं है, वैल्यू माइनस में नहीं होगी। देखो लेंथ कभी माइनस में नहीं हो सकती, पढ़ा होगा ना बचपन में आप लोग ने, लेंथ कैन नॉट बी इन माइनस, नेगेटिव में कभी भी लेंथ नहीं हो सकती। तो इस मतलब क्या है इसका 10⁻⁹ का, इसका मतलब ये है बच्चों कि इस नंबर के आगे, इस नंबर के आगे टोटल 9 जीरो लगे हुए हैं, या फिर इस नंबर के आगे 10 जीरो लगे हुए। देखो 10⁻⁻10 है, तो इसका वैल्यू का मतलब एक्चुअल में ये होता है कि 0 पॉइंट, देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे 34, मतलब इतना मीटर लेंथ है आपके एक पार्ट का। अब इतना रोज कोई तो इंसान नहीं लिखेगा ना बार बार, तो इसीलिए इसको लिखने का शॉर्ट सा तरीका है 10⁻⁻10। ये समझा, ये समझा, ये समझ में आ गया, इसकी लेंथ कितनी होती है समझ में आ गया। अच्छा अगर मैं बात करूं बच्चों, इस पूरे की लेंथ हम लोग को पता चल गई 34 एंगस्ट्रॉम है। अगर मैं बात करूं सिर्फ इतनी लेंथ बता मेरे को, अगर मैं बोलूं आपको कि मेरे को सिर्फ इतनी लेंथ बताओ, इन दोनों बेस पेयर के बीच में, कलर चेंज करते हैं, इन दोनों बेस पेयर के बीच में कितना लेंथ होगा, तो इजी है, टोटल लेंथ कितना है 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 nm, और टोटल बेस पेयर कितने हैं 10, तो डिवाइड कर लो, 34 डिवाइड बाय 10 तो कितना आ जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये एक बेस पेयर, मतलब 2 बेस पेयर के बीच की लेंथ है, सही है, 2 के बीच की लेंथ है, और इसी को आप
0.34 nm भी लिख सकते हो। समझ रहे हो, समझ रहे हो, इसकी वैल्यू है यहाँ पे। सही बात, सही है। फिर इसके बाद ये जो बच्चों बेस पेयर होते हैं ना, ये हमेशा ऐसा लाइन सीधा नहीं रहते, ये हमेशा ऐसे रहेंगे। मान लो एक बेस पेयर अभी है, फिर एक ऐसे होगा, समझ रहे हो, फिर एक ऐसे होगा। आप लोगों ने सीढ़ियां देखी होगी ना, सीढ़ियां, तो सीढ़ियां पर जब आप कदम रखते हो तो एक सीधी रहती है, फिर दूसरा कदम रखते हो तो एक ऐसी रहती है टीढ़ी ना, एक इसके ऊपर थोड़ी रहेगी। अगर इसके ऊपर सीढ़ी रखी तो सीढ़ी तो सीधी बन जाएगी ना बच्चों। तो एक ऐसी टेढ़ी होगी, फिर दूसरी ऐसी टेढ़ी होगी, फिर तीसरी ऐसी टेढ़ी होगी, ऐसे टेढ़ी होती रहती सीढ़ी। तो जब सीढ़ी ऐसे देखो, दो सीढ़ी ऐसी होंगी ना, तो इनके बीच में कोई एंगल बनता है। मान लो अगर मैं टॉप व्यू देखूं, ऊपर से देखूं, तो एक सीढ़ी ऐसी होगी, तो दूसरी सीढ़ी ऐसी होगी, ऐसे, समझ रहे हो, तीसरी सीढ़ी ऐसी होगी, ऐसे करते करते घूमते जाएंगी। तो मतलब इन दोनों के बीच में बच्चों कुछ एंगल बनेगा ना, वो एंगल कितना होगा? वो एंगल देखो, टोटल एक सर्कल 360 का होता है, 360 डिग्री का होता है, और टोटल सीढ़ियां कितनी है? 10। तो इसको 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, कितना बन जाएगा? 36 डिग्री। मतलब एक एंगल आपका 36 डिग्री का होता है। देखो 360 डिग्री सेल्सियस लिख दिया मैंने गलती से, कोई बात नहीं। समझा? ये बातें समझ में आ गई? ये बातें समझ में आ गई आप लोग को? डीएनए के बारे में कौन कौन सी चीजें मैंने यहाँ पे आप लोग को बताई है। अब एक चीज और पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, एक और चीज हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है डीएनए के बारे में। या एक और है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं चारगॉफ या फिर चैटजॉफ रूल, ठीक है। चैटजॉफ रूल मतलब क्या? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ रूल दिए थे, ठीक है, जिन्होंने कुछ बातें बताई थी। उसके बाद हम लोग समझते हैं, ठीक है, क्या होता है चैटजॉफ रूल। पहले देखो, मान लो ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है, मान लो ये डीएनए है, सीधा सीधा बना रहे हैं हम लोग, और इसके अंदर बेस पेयर है, इसके अंदर क्या है? बेस पेयर है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई भी बेस पेयर है, ठीक है, कोई भी यहाँ पे बेस पेयर है। तो आप मेरे को बताओ, मान लो ये 20 न्यूक्लियर 20 नाइट्रोजन बेस है। मान लो ये कितने नाइट्रोजन बेस हैं? 20 नाइट्रोजन बेस हैं, सही है। तो कितने बेस पेयर होंगे? 10 बेस पेयर होंगे, 10 बेस पेयर होंगे बच्चों। 20 नाइट्रोजन बेस हैं तो 10 बेस पेयर होंगे, सही बात है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इन 20 नाइट्रोजन बेसिस में से, ठीक है, 20 नाइट्रोजन बेसिस में से कितने प्यूरिन्स होंगे और कितने पिरिमिडिन्स होंगे? जरा सोचो, सिंपल सी बात है। देखो कितने प्यूरिन्स होंगे, कितने पिरिमिडिन। प्यूरिन्स हमेशा पिरिमिडिन्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और पिरिमिडिन्स हमेशा प्यूरिन्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं। सही बात है, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं, सही बात है। तो अगर मान लो यहां पे पिरिमिडिन, यहां पे प्यूरिन है, तो इसके सामने हमेशा कौन रहेगा बच्चों? पिरिमिडीन रहेगा, सिंपल सी बात है। और अगर यहां पे पिरिमिडीन है मान लो, तो इसके सामने हमेशा कौन रहेगा? प्यूरिन रहेगा, सही बात है। अगर यहां पे प्यूरिन है, यहां पे प्यूरिन है, यहां पे प्यूरिन है, तो इसके सामने हमेशा कौन रहेगा? पिरिमिडीन रहेगा, हमेशा कौन रहेगा? पिरिमिडीन रहेगा। अगर यहां पे पिरिमिडीन है तो इसके सामने कौन है? प्यूरिन, सही बात है। तो प्यूरिन्स हमेशा पिरिमिडीन्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि इसके अंदर टोटल 20 नाइट्रोजन बेसेस हैं, तो कितने प्यूरिन्स होंगे और कितने पिरिमिडीन होंगे? कितने प्यूरिन्स होंगे और कितने पिरिमिडीन होंगे? तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि दोनों ही सेम होंगे बच्चों, दोनों ही कितने होंगे? सेम होंगे, 50-50%। 50% ये होगा तो 50% ये होगा। सिंपल है ना यार, सिंपल है ना। अगर 5 प्यूरिन है, इमेजिन करो 5 प्यूरिन है, तो 5 प्यूरिन से बॉन्ड बनाने के लिए 5 पिरिमिडीन भी तो चाहिए। 5 प्यूरिन है तो उनसे बॉन्ड बनाने के लिए 5 पिरिमिडीन भी तो चाहिए। तो अगर यहाँ पे 20 नाइट्रोजन बेस हैं, तो इसमें हमेशा 10 प्यूरिन होंगे और 10 क्या होंगे? पिरिमिडीन होंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, एकदम क्लियर है। अगर प्यूरिन्स 10 हैं तो पिरिमिडीन भी कितने होंगे? 10 होंगे। मतलब दोनों क्या होते हैं? 50-50% होते हैं। ये समझा आप लोग को? सो दिस इज द फर्स्ट रूल, दिस इज द फर्स्ट चारगॉफ रूल, ठीक है। सबसे पहला रूल यही है कि किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, अच्छा एक और बात सुन लो, ये जो रूल की बात हो रही है ना, ये हमेशा डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात हो रही है। कभी भी ये रूल आरएनए में नहीं लगेगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में नहीं लगेगा। मान लो यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, तो यहाँ पे एक प्यूरिन है, तो यहाँ पे पिरिमिडीन 4 हो सकते हैं, क्या पता एक ही प्यूरिन है, क्योंकि आरएनए में बॉन्ड नहीं होता ना भैया। ये सिर्फ बातें किसकी हो रही है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए की, सॉरी डबल स्टैंडर्ड डीएनए की, सही बात है। तो बातें सिर्फ किसकी हो रही हैं? डबल स्टैंडर्ड डीएनए की। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में हमेशा
डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कहां लेके जाए इसको, यहां लेके आते हैं, ठीक है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में हमेशा 50% प्यूरिन्स होंगे तो 50% पिरिमिडिन्स होंगे। दिस इज द फर्स्ट लॉ या फिर फर्स्ट रूल ऑफ चारगॉफ रूल, सही है। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैंने आप लोग को लिख के दिया हुआ है। सो पहला रूल पढ़ते हैं, दूसरों को भी भूल जाओ, पहला रूल पे ध्यान दो। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, ठीक है। क्या है रूल नंबर 1? द pyrimidine and purines are always occur in equal amount of DNA। ये लाइन मैंने आपके टेक्स्ट बुक से ही ली हुई है, ये कोई यहां वहां की लाइन नहीं, आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आपको मिलेगा वो लाइन, सही है। तो वही चीज जो मैंने आपको बताई वही चीज आपकी रूल नंबर 1 है। क्या है? द pyrimidines and the purines are always occur in the equal amount in DNA। हमेशा डीएनए के अंदर जो प्यूरिन्स होंगे और पिरिमिडिन्स होंगे दोनों की अमाउंट हमेशा क्या होगी? सेम होगी। दिस इज द रूल नंबर 1। सही बात है, रूल नंबर 1 समझ में आ गया, रूल नंबर 1 क्लियर है भैया। अब मानो प्यूरिन्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक एडेनिन एक ग्वानिन, एजी। एक होते हैं पिरिमिडिन्स कितने होते हैं? एक होता है थायमिन, एक होता है साइटोसिन। सही बात है, सही बात है, सही बात है, क्लियर है। अब अगर मैं बोलूं प्यूरिन्स 10 हैं तो उसमें से क्या आप मुझे बता सकते हो कि कितने एडेनिन है और कितने ग्वानिन है? क्या आप मुझे बता सकते हो? तो बताओ, क्या आपको लगता है कि अगर मैं प्यूरिन्स की सिर्फ बात करूं तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसके अंदर 10 अगर प्यूरिन्स है तो कितने एडेनिन होंगे और कितने ग्वानिन होंगे? बता सकते हो? नहीं बता सकते बच्चों, नहीं बता सकते, बिल्कुल नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि चेंज हो सकता है ना यार बच्चों। मान लो इसको बताओ, मान लो यहां पे एक थायमीन है, ठीक है, एक थायमीन है तो उसके सामने क्या लग जाएगा? एडेनिन लग जाएगा। लेकिन मान लो यहां पे 3 साइटोसिन लग गए, 3 साइटोसिन लग गए, सही है। तो इन तीनों साइटोसिन के सामने आपका ग्वानिन ही लगेगा, ग्वानिन ही लगेगा, सही है। अब देखो एडेनिन तो एक ही है पर ग्वानिन देखो ज्यादा हो गए, सही है। सिमिलरली यहां पे मैं मान लो एडेनिन लग गया तो यहां पे थायमिन लग जाएगा। अगर आप देखो प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स का नंबर सेम है, प्यूरिन्स यहां पे भी 6 हैं और यहां पे भी 6 हैं, देख रहे हो कितने प्यूरिन्स हैं? काउंट करो, काउंट करो। दिस इज द प्यूरिन, ये भी प्यूरिन है, ये भी प्यूरिन है, ये भी है, ये भी और ये भी है, तो 6 प्यूरिन है और पिरिमिडिन भी देखो 6 हैं। तो ये बात हमारी फर्स्ट रूल तो सही है हमारा कि प्यूरिन्स हमेशा पिरिमिडिन से इक्वल होंगे, हमेशा जितने प्यूरिन्स होंगे उतने पिरिमिडिन्स होंगे। लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि एडेनिन और ग्वानिन कितने हो सकते हैं। ये बच्चों हमेशा वैरी कर सकता है, किसी के अंदर एडेनिन ज्यादा हो, किसी के अंदर मान लो 10 के 10 एडेनिन ही है, क्या पता किसी के अंदर 6 एडेनिन होंगे 7 ग्वानिन होंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो डिफर कर सकता है बच्चों, समझ लो, समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं, सही है। तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि एडेनिन और ग्वानिन सेम अमाउंट में होंगे। सिमिलरली आप कभी ये नहीं बता सकते कि थायमिन और साइटोसिन सेम हो सकते। आप ये जरूर बता सकते हो कि अगर एडेनिन 6 है तो आप ये बता सकते हो कि थायमिन भी 6 होगा। आप ये बता सकते हो कि अगर ग्वानिन 4 है तो साइटोसिन भी कितने होंगे? 4 ही होंगे, आप ये बोल सकते हो। लेकिन आप इन दोनों के अंदर डिफरेंस नहीं बता सकते। तो इससे एक फॉर्मूला बनता है, देखो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एडेनिन प्लस थायमिन डिवाइड बाय, ध्यान से देखो, एडेनिन प्लस थायमिन डिवाइड बाय साइटोसिन प्लस ग्वानिन इज नेवर इक्वल टू 1। ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। क्यों? अगर मान लो एडेनिन और थायमिन सेम होंगे, ठीक है, तो मान लो अगर एडेनिन 6 है तो थायमिन भी क्या होंगे? 6 होंगे, सही है। और मान लो ग्वानिन भी 6 हो गए तो साइटोसिन भी कितने होंगे? 6 हो गए। 6 6 12, 6 6 12 दोनों कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1। लेकिन दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते बच्चों, एडेनिन और ग्वानिन कभी भी दोनों सेम नहीं हो सकते, दोनों का प्रोपोर्शन चेंज होता रहता है और कितना होता है वो आपको कभी भी नहीं पता, समझ रहे हो। वो हर स्पीसीज में सेम होता है। किसी स्पेसिफिक स्पीसीज की बात करें तो उनके अंदर वो रेशियो सेम होगा, पर हर स्पीशीज टू स्पीशीज ये रेशियो डिफर कर सकता है। तो मैं लिख सकता हूं एडेनिन प्लस थायमिन डिवाइड बाय साइटोसिन प्लस ग्वानिन इज नेवर इक्वल टू 1, सही है। दिस इज द रूल नंबर 2। देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है मैंने? एडेनिन प्लस थायमिन डिवाइडेड बाय ग्वानिन प्लस साइटोसिन विल नेवर इक्वल टू 1। ये कुछ वैल्यू आएगी यहां पे, मान लो समथिंग, कुछ तो वैल्यू आएगी, मान लो x लिख लो यहां पे, ठीक है, मान लो यहां पे x लिख लो, यहां पे कुछ तो वैल्यू आएगी, बट इट विल नेवर इक्वल टू 1, सही है। और ये वैल्यू बच्चों कांस्टेंट होती है पर्टिकुलर स्पीशीज में। इट विल रिमेन कांस्टेंट
इन स्पेसिफिक स्पीशीज, समझ रहे हो, मतलब एक स्पीशीज में ये वैल्यू कांस्टेंट होगी, मतलब मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर, या फिर आपकी जो पड़ोसन है उसके अंदर ये वैल्यू सेम होंगी, बट मेरे और डॉग के अंदर ये वैल्यू अलग होगी, डॉग और डॉग में सेम होंगी, किसी इंसेक्ट और इंसेक्ट में सेम होंगी, सही है, पर अलग अलग स्पीशीज की बात करें तो उनके अंदर ये वैल्यू अलग होगी। दिस इज द रूल नंबर 2 ऑफ द चैरगैफ रूल। क्लियर है, समझ में आ गया? सो आई होप मैंने डीएनए के बारे में आपको हर एक चीज बता दी। ठीक है, लेक्चर अभी भी बहुत लंबा हो गया है, बट कोई बात नहीं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? आरएनए। डीएनए के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है आरएनए। तो एक काम करते हैं अपन, आरएनए को नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं। ठीक है, आरएनए के बारे में भी बहुत सारी बातें करने के लिए मेरे पास। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। सही है, एमआरएनए कहाँ पाए जाते हैं, क्या नहीं होते, हर बहुत सारी चीजें आरएनए के बारे में भी। सही है, तो एक काम करते हैं, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं। सही है, ऑलरेडी लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया। सही है, सो आई होप आप लोगों को इस लेक्चर में मजा आया होगा, बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने के लिए मिली होंगी। सही है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, अगर हम लोग कोई भी वीडियो अगर हम लोग अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आपके फोन पे मिलती रहे। क्लियर है, वीडियो पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर कर देना। समझ में आई बात? ठीक है, सो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।